हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीरा स्टडी पॉइंट। आज है 1 अगस्त और 1 अगस्त 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारी पॉजिटिव लाइंस, और आज की पॉजिटिव लाइंस हैं: सूरज की तरह चमकने से पहले सूरज की तरह तपना पड़ता है। सफलता आसानी से नहीं मिलती दोस्तों, उसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इसका सारांश यही है कि अगर हमें सफल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और करनी ही पड़ेगी, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है और कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का। हमें जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतने ही ज़्यादा हम कामयाब होते जाएंगे। ओके। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी जो हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो नियुक्त हुए हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है, 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं ये हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है, इनको जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 से निपटने के लिए विकसित किया गया आश्रय मेडिकल बेड किसने विकसित किया है? मेडिकल बेड है ये, नाम दिया गया है आश्रय। तो ये आश्रय किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है DIAT, DIAT ने। ठीक है, DIAT। अब इसकी DIAT की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ओके, आपको इस टर्म की फुल फॉर्म बता दी है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा कोविड-19 के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए और इसे नियंत्रित करने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया गया है, जिसको नाम दिया है आश्रय। ठीक है, और इसका मॉडल बनाने वाले निर्माता के अनुसार 10 बेड की यूनिट स्थापित करने की लागत लगभग 1 लाख रुपये आएगी। यानी ये जो आपका है मेडिकल बेड, इसके 10 बेड स्थापित करने की जो कीमत यानी जो खर्चा है वो 1 लाख रुपये आएगा। और जबकि यदि कोई घर में क्वारंटाइन करना है किसी को, तो वहाँ एक बेड की लागत लगभग 15,000 रुपये आएगी इसमें। ठीक है, अब DIAT है तो इसके कुलपति हैं CP रामनारायण। ठीक है, और DIAT का मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची से पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है देश में? ठीक है, नीति आयोग ने जो है ना, जो आकांक्षी जिले थे उनकी अब रैंकिंग के आधार पे सूची जारी करी है। तो पहले स्थान पे कौन सा जिला रहा है? वो जिला रहा है आपका बीजापुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, बीजापुर छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर बीजापुर जो ज़िला है वो पहले स्थान पे रहा है। अब ये क्या है आकांक्षी जिला? आकांक्षी, आकांक्षी जो है ना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है ये, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो शुरू करी थी। इसके अनुसार क्या है, देश में जितने भी पिछड़े ज़िले हैं ना उनको विकसित करने के लिए, यानी पिछड़े ज़िलों को नाम दिया गया है आकांक्षी ज़िले। ठीक है, कि भी उनसे कुछ आकांक्षाएँ हैं। ठीक है, तो वो आकांक्षी ज़िले जो है ना पिछड़े वर्ग ज़िलों को नाम दिया गया है। ठीक है, और ये नीति आयोग ने शुरू किया है। और इसके तहत क्या है, 112 आकांक्षी ज़िलों में इस साल फरवरी जून के दौरान स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा समेत 6 विकासात्मक क्षेत्रों में प्रगति आधार पर रैंकिंग निर्धारित करी गई है। ठीक है, रैंकिंग बनाई है ये। और इस कार्यक्रम के अनुसार क्या है कि देश के पिछड़े जिलों को आकांक्षी जिला चुना गया है। इस कार्यक्रम में भारत में क्षेत्रीय विषमता को कम करने तथा आर्थिक रूप से वृद्धि करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ठीक है, यानी देश में जहाँ कहीं कहीं जो है ना विकास नहीं है, तो उस एक समानता लाने के लिए जो है ना ये कार्यक्रम चला गया है आकांक्षी जिला। ओके, अब नीति आयोग का जिक्र हुआ है तो नीति आयोग की स्थापना, पहले तो नीति आयोग की फुल फॉर्म जो आपको बार बार बताता हूँ वो आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? NITI, नीति। ठीक है, तो नी से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, बार बार बताता हूँ जब भी नीति आयोग का जिक्र आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और योजना आयोग जो हुआ करता था, योजनाएं बनाता था, पंचवर्षीय योजनाएं, उसके स्थान पे जो है ना इस आयोग की, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो इसके नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होंगे। तो फिलहाल नीति आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और CEO मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी हैं वो हैं अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन, जहाजरानी मंत्रालय ने कितने वर्षों के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ़ किया है? जहाजरानी जो मंत्रालय है उसने कितने वर्षों के लिए जलमार्ग उपयोग शुल्क माफ़ किया है, यानी जलमार्ग उपयोग करने के लिए शुल्क लगता है वो माफ़ किया है, तो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है। अब जिक्र हुआ है जहाजरानी मंत्रालय का, तो ये मंत्री कौन है? तो जहाजरानी और सड़क परिवहन मंत्री हमारे नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है, मार्स रोवर परसेवेरोंस को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? ओके, परसेवेरोंस ये मार्स रोवर है, यानी मार्स के ऊपर जो मंगल ग्रह है उसके ऊपर जो है ना एक रोवर भेजा गया है, तो उसका नाम दिया गया है परसेवेरोंस। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है उसको? ठीक है, उसको लॉन्च किया है नासा ने। ओके, अब नासा जैसे ही आता है, जब भी नासा का जिक्र आता है, DRDO का, इसरो का, तो सारी फुल फॉर्म आपको हमेशा बताता हूँ। तो नासा का यहाँ पे जो है ना फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और ये नासा किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है? ये है USA की, यानी अमेरिका की। इसने क्या किया है? ये मार्स रोवर परसेवरोंस इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और एक बड़ी कार के आकार का वाला वाहन भी हेलीकॉप्टर के साथ भेजा गया है। इस रोवर के साथ क्या किया है? एक बड़ी कार जो होती है उसके साइज का जो है ना एक व्हीकल हेलीकॉप्टर के साथ भेजा गया है, ठीक है, जिसे इनग्यूनिटी कहा जाता है, जो मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करेगा। ये मंगल में ड्रिल करेगा और भूवैज्ञानिक नमूने इकट्ठे करेगा, ठीक है। रोवर को 18 फरवरी 2021 को जेजेरो नामक क्रेटर के आधार पर उतारा जाएगा। जो क्रेटर होगा उसके माध्यम से जो है ना, जिसका नाम क्या होगा? जेजेरो, और उसके माध्यम से इसको उतारा जाएगा रोवर को। अब जिक्र हुआ है यहाँ पे नासा का, तो नासा जो इसकी फुल फॉर्म आपको बता दिया। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन, मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो ये मनाया गया है अभी 30 जुलाई को। हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस मनाया जाता है, यानी जो मानव की जो तस्करी करते हैं लोग, तो उसके विरुद्ध ये दिवस है, ठीक है। मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को हर साल मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोनम शेरी लेप्चा का निधन हुआ है, वो कौन थे? ये नाम है यहाँ पे सोनम शेरी लेप्चा, ठीक है। लेप्चा जो है ना आपकी सिक्किम की एक संप्रदाय है, तो सिक्किम का जो संप्रदाय लेप्चा है वो, ये लेप्चा उसका सरनेम कह लो आप, ये है। तो सोनम मेरी लेप्चा का निधन हुआ, कौन थे वो? तो वो थे एक संगीतकार, ओके, म्यूजिशियन थे। तो क्या है कि वह लोगों के बीच ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी आवाज़ देने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर जो है ना आवाज़ देने वाले पहले व्यक्ति थे ये सोनम शेरी लेप्चा, ठीक है। इसलिए ये प्रसिद्ध हुए थे, फेमस हुए थे। और लेप्चा संस्कृति को पहचान दिलाने वाले लेप्चा सिक्किम राज्य की एक संस्कृति है। संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको पद्मश्री भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC और किस बैंक ने अपना संपर्क रहित रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? कौन सा बैंक है जिसने IRCTC के साथ मिलके रुपए क्रेडिट कार्ड जो संपर्क रहित है, ठीक है, वो लॉन्च किया है, ठीक है। तो वो बैंक है अपना SBI, ओके। तो भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC और भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI कार्ड ने अपना एक रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये कार्ड जो है संपर्क रहित रहेगा, ठीक है। और ये परियोजना भारतीय रेलवे द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित की गई है। और ये कार्ड क्यों, उद्देश्य क्या है इसका? ग्राहकों को लेन देन का एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से, ठीक है। इसके उपयोगकर्ता POS जो मशीन होती हैं उस पर कार्ड को टैप करके अपने लेन देन की प्रक्रिया तेज़ी से कर पाएंगे, ठीक है। इसमें कार्ड को स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये पुस्तक है, तो इसके रचयिता कौन है? ठीक है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, तो इसके रचयिता हैं वायरल आचार्य, ठीक है, यानी विराल आचार्य भी कह सकते हो आप।
तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं ये विराल वी आचार्य। ठीक है, फुल फॉर्म इनका जो है ना, ये पूरा नाम है विराल वी आचार्य। इनके द्वारा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये पुस्तक लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये ध्यान कर लेना। और इस पुस्तक का भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा किए गए अनुसंधान, यानी वित्तीय स्थिरता बहाल हो जाए इंडिया की, इसलिए इन्होंने रिसर्च किया था। डिप्टी गवर्नर जो हैं विराल वी आचार्य, तो इन्होंने जो है ना उस चीज़ का इसमें वर्णन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश में भारत की सहायता से उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया है? यानी भारत ने सहायता करी है, अनुदान दिया है, तो भारत की हेल्प से जो है ना सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जिसको बोलते हैं, वो स्थापित किया है। तो कौन सा देश है वो देश है मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस के अंदर जो है ना हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, इन दोनों ने इस उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, जिक्र हुआ है मॉरिशस का, तो राजधानी है पोर्ट लुइस। ओके, और मॉरिशस की जो मुद्रा है वो है मॉरिशियाई रुपया। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अब हमारे 10 तो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, और ये अब आगे स्टैटिक जीके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके भी, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप रट लिया करो सारी चीज़ों को। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में 2001 की जो जनगणना थी उसके अनुसार कौन सा राज्य है? वो है उत्तर प्रदेश। ओके, अब जिक्र हुआ है यहाँ पे जनगणना या जनसंख्या का, सेंसस का, तो इसके बारे में डिटेल आपके लिए लिख रखी है। तो 1872 में पहली बार ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार ये जनगणना कराई गई थी। अगर देखा जाए कि भी जो है ना पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो वो 1872 में। और किसने शुरुआत करवाई थी? वायसराय लॉर्ड मेयो। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। उसके बाद क्या है, ये हर 10 वर्ष बाद करवाई गई। ठीक है, हर 10 साल के बीच में होती रहती है। लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कौन सी थी, तो वो थी 1881 में हुई थी। दो क्वेश्चन है, ध्यान कर लेना। एक तो शुरुआत कब हुई थी 1872 में जनगणना की, लेकिन संपूर्ण जनगणना का क्वेश्चन आ जाए तो 1881 आप जवाब दोगे। ठीक है, और अब फिर आज़ादी के बाद इंडिया की क्या सिचुएशन है, वो है आज़ाद भारत की पहली जनगणना का कार्य 1951 में हुआ था। क्योंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो 1951 में जो है ना पहली बार जनगणना की गई थी। ओके, उस समय देश की आबादी महज 36 करोड़ थी। जब शुरू में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 36 करोड़ थी, जबकि 15वीं जनगणना यानी 2011 में हुई, वो कौन सी सेंसस थी, कौन सी जनगणना थी? वो थी 15वीं। इसमें देश की आबादी 1.21 अरब हो चुकी थी। ओके, और प्रत्येक 10 वर्ष के गैप में ये जनगणना करवाई जाती है। अब की बार होनी थी ये, अभी अपनी जो है ना शुरू होकर फिर 21 तक फाइनल हो जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से अभी नहीं हो पाई है। अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य कौन से राज्य का है? ध्यान रहे, कथक एक होता है कथकली और एक है कथक। तो कथक नृत्य कौन से राज्य का है? कथक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। ओके, और कथक का मतलब क्या है? कई बार कथक का मतलब पूछ लेते हैं। तो कथक का शब्दार्थ है कि थिरकते हुए अपनी बात को कहना, ये होता है कथक नृत्य। ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और यहाँ जिक्र हुआ है, ये 3 और लिख रखे हैं, इनके भी मैंने आपके लिए बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नृत्य का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किस राज्य का कौन सा नृत्य है? तो केरला का कथकली नृत्य, ओडिशा का जो नृत्य है उसको बोलते हैं ओडिसी, और असम का जो लोक नृत्य है उसको बोलते हैं बिहू। बहुत इंपॉर्टेंट है चारों के चारों। अगला क्वेश्चन, एकमात्र अम्ल कौन सा है जो स्वर्ण को घोलता है? ठीक है, सोने को जो घोलता है वो कौन सा एकमात्र अम्ल है? ठीक है, तो वो अम्ल आपका है एक्वा रेजिया। ओके, एक्वा रेजिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेयर क्वेश्चन है, ध्यान करना इसको। और तो शायद आप कर लेते हो, लेकिन ये क्वेश्चन रेयर है कि भी सोने को घोलने वाला अम्ल कौन सा है? ये है एक्वा रेजिया। ओके, और अम्ल होता क्या है? अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। ओके, तो ध्यान रखना कि अम्ल कोई पूछ ले तो अम्ल होता है एक रासायनिक यौगिक। ठीक है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्थाओं में से किसी भी भौतिक अवस्था में हो सकता है। ओके, और अब ये जो है आपका जो 3 और लिख रखे हैं, इनके बारे में आपके लिए लिखा है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल
बैटरी में होता है। कई बार यूँ पूछ लेते हैं सिरका में कौन सा एसिड अम्ल होता है, तो एसिटिक होता है। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? ठीक है, यानी ट्विन सिस्टर जो अब हमारी पृथ्वी की है, वो कौन सा ग्रह को बोलते हैं, तो वो बोलते हैं शुक्र ग्रह को। ओके, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सारे क्वेश्चन मैं परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट ही लेके आता हूँ। तो शुक्र को जो है ना जुड़वा बहन कहा जाता है। इसका कारण ये है कि शुक्र का आकार और अनेक संरचनाएं पृथ्वी के जैसी ही हैं, यानी पृथ्वी से मिलती जुलती हैं, और इसका भार भी लगभग पृथ्वी के समान है। तो इन्हीं विशेषताओं के कारण इसको शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? यानी भारतीय जो संविधान है, जिसके बेस पे आज हमारा यानी जो सारे जो संस्थाएं हैं, सारे जो नियम कानून हैं जो चल रहे हैं, उसको बनाने में कितना समय लगा था? ठीक है, तो वो समय लगा था 2 वर्ष 8 महीने और 11 दिन। ओके, अच्छे तरीके से इसको ध्यान कर लेना। सॉरी, ये जो है ना गलती से आपको बता दिया, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, ये ध्यान कर लेना इसको कि भी 2 वर्ष लगे थे, 11 महीने और 18 दिन। लगभग ही कितना समझ लो कि लगभग जो है ना 12 दिन कम थे 3 साल होने में, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, और संविधान निर्माता किसको बोला जाता है? भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, कई बार दोस्तों क्वेश्चन जब आंसर में जो है ना मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत था, सेकंड ऑप्शन है अपना सही। तो ये वीडियो था, आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अपनी मेहनत करते रहिए, परिश्रम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। ओके, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।